वैदिक गणित। वैदिक गणित एक ऐसा विषय है जिसको पूरा आत्मसात कर लेने के बाद आप कैलकुलेटर नहीं कंप्यूटर बन जाते हैं। इसके लेखक गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं। वे 1884 से 1960 के बीच रहे। वैदिक गणित में कुल सूत्रों की संख्या 16 है तथा उन सूत्रों के कुछ उपसूत्र भी हैं। लेखक अर्थात श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के 8 वर्षों तक मन को केंद्रित करके की गई कठोर साधना के फलस्वरूप इस गणित की उत्पत्ति हुई। इस ग्रंथ की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का अर्थ ही होता है संपूर्ण ज्ञान का स्रोत तथा अनंत संग्रह। दूसरे शब्दों में हमारा प्राचीनतम वैदिक ज्ञान सर्वांगीण संपूर्ण तथा परिपूर्ण है और उसमें ज्ञान के सभी विषयों पर प्रकाश डालने का सामर्थ्य है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। सामवेद का उपवेद गांधारोवेद, मतलब गांधारोवेद की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, मतलब धनुर्वेद की उत्पत्ति यजुर्वेद से हुई है। और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद, मतलब स्थापत्य वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। स्थापत्य वेद वह वेद है जिसमें हम गणित और इंजीनियरिंग से भी संबंधित विषयों को पढ़ते हैं। वैदिक गणित में जो सूत्र हम पढ़ेंगे उन सूत्रों का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में होता है, चाहे वह बीजगणित हो, रेखा गणित हो, त्रिकोणमिति हो, समाकलन हो या अवकलन हो। इस विधि में कई पीढ़ियों की जगह बहुत कम समय लगता है। प्रचलित विधि में हम किसी भाग फल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पीढ़ियों की आवश्यकता प्राप्त होती है, लेकिन इस विधि में हम सिर्फ एक पीढ़ी में ही भागफल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले सूत्र की बात करते हैं। पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। पहले इसका अर्थ समझते हैं। एकाधिकेन का मतलब हुआ एक अधिक के द्वारा। पूर्वेण मतलब पहले वाले से। पहले वाले से एक अधिक के द्वारा। पहले वाले से एक अधिक के द्वारा क्या करेंगे? या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे। तो इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कि गुणा करना है या भाग करेंगे, या इसलिए दोनों विधियों द्वारा हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं। इसके कुछ नियम हैं। जैसे हर का अंतिम अंक 9 होना चाहिए। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं 1/19 और इसको गुणन विधि द्वारा हल करके देखते हैं। यदि हम 1/19 को प्रचलित विधि द्वारा हल करेंगे तो कुल 28 पैड़ियां आएंगी। 18 पैड़ियां आएंगी। लेकिन वैदिक विधि द्वारा हम सिर्फ इसको एक ही पैड़ी में हल कर सकते हैं। इसके कुछ नियम है। उत्तर का अंतिम अंक 1 होगा। इसको हम ये एक नियम है। फिलहाल हम इसको याद कर लेते हैं, बाद में हमें उचित समय आने पर इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो नियम यह कहता है कि हर का अंतिम अंक मतलब 9 तथा प्रश्नगत भिन्न मतलब 1/19 के तुल्य जो दशमलव संख्या का अंतिम अंक होगा, दोनों का गुणनफल 9 होगा। मतलब कि 9 तो तभी होगा जब हम अंतिम अंक 1 रखेंगे, तभी तो हर का अंतिम अंक 9 और 1 और प्रश्नगत भिन्न के तुल्य दशमलव संख्या के अंतिम अंक का गुणनफल 9 होगा।
इसलिए हम अंतिम अंक का मान क्या रखेंगे, 1 रख दिए। अब हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को समझते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब पहले वाले से एक अधिक के द्वारा। पहले तो अंतिम अंक 9 है, इसका पहला अंक क्या है, 1 है। अब 1 से एक अधिक क्या होगा, पहले वाले से एक अधिक, पहले वाला 1 है और इससे एक अधिक क्या होगा, 2। इसलिए हम 2 से क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे पहली विधि में। 2 से 1 में गुणा करेंगे क्या होगा, 2 लिख दिए। फिर हम 2 से 2 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 4 लिख दिए। 4 में 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 16 का 6 लिख दिए। हाथ में कितना आया, 1। अब 1 को हम अगली पैड़ी में जोड़ने के लिए रख लेते हैं, जिस तरह से हम प्रचलित विधि में करते हैं। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 12 में 1, हाथ का 1 कितना हो गया, 13 का 3 हाथ में फिर आया 1। अब क्या करेंगे, इस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6 और हाथ का 1 कितना हो गया, 7 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 14 का 4 हाथ में 1 को रख लेंगे हम अगली पैड़ी में गुणा करने के लिए। 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 8 और हाथ का 1 कितना हो गया, 9 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 18 का 8 हाथ में 1। 8 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 16 और हाथ में का 1 कितना हो गया, 17 का 7 हाथ में फिर आया 1। अब 7 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 14 और हाथ का 1 कितना हो गया, 15 का 5 हाथ में आया 1। 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया, 11 का 1 हाथ में फिर आया कितना, 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 2 और हाथ का 1 कितना हो गया, 3। अब हाथ में कुछ नहीं है। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12 का 2 लिख दिए। हाथ में फिर आया 1 और इस हाथ में आया 1। 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 4 और हाथ का 1 कितना हो गया, 5 में फिर 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 10 का 0 और हाथ में आया कितना, 1। अब ये 18 पैड़ियाँ हो चुकी हैं। अब इसके आगे हम यदि गुणा करेंगे तो हमें पुनः से यही प्राप्त होता जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे और साथ में यहाँ पर हम आवर्ती बिंदु भी लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद से यह पुनः अपने आप को दोबारा से यही आते जाएगा। तो है ना आसान। देखिए सिर्फ एक ही पैड़ी में ये पूरा उत्तर आ गया। तो ये थी गुणन विधि। अब इसकी एक और विधि है, भाग विधि। चलिए वो भी देख लेते हैं। भिन्न क्या है, 1/19। तो उसमें क्या था, गुणन विधि में हम उत्तर को दाहिने से बाएं रख रहे थे। गुणन विधि में उत्तर को दाहिने से बाएं रख रहे थे, लेकिन भाग विधि में हम उत्तर को बाएं से दाएं रखेंगे, जैसा हम नॉर्मली लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले से एक अधिक क्या हुआ, 2 ही होगा। अब उस 2 से हम क्या करेंगे, अंश में भाग देंगे। 2 से 1 में भाग देंगे। ध्यान रखिए ये वैदिक विधि है। यहाँ भागफल क्या है, 0 और शेष क्या है, 1। कैसे, अब इसकी हम जांच करना चाहें तो एक सूत्र
क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भाजक क्या है 2 गुणे भागफल क्या है 0 प्लस शेष क्या है 1 बराबर 2 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो गया 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया ना आखिर भाज्य। मतलब कि ये भागफल सही है। ये मैंने ऐसा इसलिए आपको समझाया क्योंकि ये विधि वैदिक विधि है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग विधि द्वारा इसको हल करना। 1/19 को पहले वाले से 1 अधिक क्या है 2 से इसमें भाग करेंगे। किसमें भाग करेंगे, तो यहाँ भागफल क्या प्राप्त हुआ 0 को हम पहले क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं, और जो ये शेष आया इस शेष को हम क्या करेंगे इस 0 के पहले रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 10 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे कितना होगा 5 प्राप्त हुआ। अब हम इस 5 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। 5 में 2 से भाग देने पर 5 में यदि हम 2 से भाग देते हैं कितना प्राप्त हुआ, भागफल कितना प्राप्त हुआ 2। अब हम इस 2 को क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और शेष को क्या करेंगे इस भागफल के पहले रख देंगे। भागफल क्या मिला 2 और इस शेष 1 को इसके पहले में रख देंगे तो क्या प्राप्त हो गया 12। अब इस 12 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6। अब इस 6 में 2 से भाग करेंगे क्या प्राप्त होगा 3। अब दोबारा से हमें प्राप्त करने के लिए 3 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। चलिए 3 में 2 से भाग करते हैं कितना हुआ, यहाँ पर हमें भागफल 1 मिला तो 1 को यहाँ लिख देंगे और शेष 1 मिला तो अगला भाज्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे इस शेष को भागफल के आगे रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 11। अब इस 11 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा, भागफल तो 5 होगा और शेष 1 मिलेगा और 5 के पहले 1 रख देंगे कितना प्राप्त होगा 15। 15 में 2 से भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा 7 और 1 शेष प्राप्त होगा तो शेष को 1 पहले रख देंगे तो कितना प्राप्त होगा 17। 17 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 8 प्राप्त होगा हमें। अब 8 तो 2 से भाज्य है 2 से भाग करेंगे और हमें एक शेष प्राप्त हुआ था 17 में यदि हम 2 से भाग करेंगे 16 एक शेष भी प्राप्त हुआ था तो हम क्या करेंगे इस शेष को इसके आगे प्राप्त रख देंगे तो हमें अगला भाज्य प्राप्त होगा 18। अब इस 18 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे कितना हो गया 9 प्राप्त हुआ। अब चूंकि हमें शेष प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हम इसके आगे कुछ नहीं रखेंगे और 9 को फिर 2 से भाग करेंगे कितना प्राप्त हो गया, भागफल 4 और शेष 1 तो भागफल 4 को यहाँ लिख देंगे और शेष 1 को क्या करेंगे इस 4 के पूर्व विनिश्चित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 14 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7 में अब क्या करेंगे फिर से 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 में 2 से भागफल 3 मिलेगा। 3 को यहाँ लिख देते हैं और शेष 1 मिलेगा तो अगला अंक प्राप्त करने के लिए 3 के पहले 1 रख देते हैं तो हमें 13 प्राप्त हुआ। 13 में 2 से भाग करेंगे कितना प्राप्त हो गया 6 और शेष 1 मिला तो शेष 1 को रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 16 में 2 से भाग करेंगे कितना प्राप्त हो गया 8। अब 8 में इस 8 में 2 से भाग करेंगे कितना मिलेगा 4 में 2 से भाग करेंगे 2 में 2 से भाग करेंगे 1। इस तरह से हमें 18 संख्या वाली
ये भागफल प्राप्त होता है। यदि आप चाहें तो प्रचलित विधि द्वारा हल करके इस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यही उत्तर है ना आसान। तो दोनों विधियों द्वारा हो गया, गुणनफल विधि और भाग विधि दोनों विधियों द्वारा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और विधियां देखते हैं। एक और संक्षिप्त विधि कि उत्तर के पहले 8 अंकों को लिखते हैं। चलिए 0.052631576 7 8 9 अंकों को लिखते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, अगले 9 अंकों को भी हम, टोटल 18 अंक हैं, तो इन 9 अंकों के नीचे हम अगले 9 अंकों को लिख देते हैं। अगले 9 अंक क्या हैं, 9 4 7 3 6 8 4 2 1। अब क्या करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 9 9 9 और 2 9, 5 और 4 9, 9 0 9। ये तो चमत्कार हो गया। देखते हैं ये कैसे प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये है कि यदि हम सिर्फ प्रथम के 9 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो अगले 9 अंकों को प्राप्त करने के लिए हम 9 से यदि उनको घटा दें तो हम अगले 9 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हमें 052631578 प्राप्त हो गया तो अगले 9 अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे, कितना हो गया 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और इस तरह से हम अगले 9 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। है ना, बिल्कुल आसान। मतलब पहले से ही जो विधि हमें संक्षिप्त कर दी थी उसको और 50% तक संक्षिप्त कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिर्फ हमने आधा भागफल प्राप्त कर लिया है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे। हर क्या है 19 और अंश क्या है 1, तो इसको घटाएंगे तो 18 प्राप्त हुआ और इसका आधा करेंगे 9, तो 9 मतलब 9 अंकों तक हमने भाग दे दिया। इसका मतलब हुआ हमने आधा भागफल प्राप्त कर लिया है। बाकी के आधा प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है, सिर्फ उसको 9 में से घटा देना है। मैं आपको कुछ अभ्यास देता हूं उसी प्रकार का, आप इसको हल कर रहे ताकि आप पूरी तरह से ये सूत्र आत्मसात हो जाए। पहला 1/29, दूसरा 1/39, तीसरा 1/49, चौथा 1/59, पांचवा 1/69। इसी प्रकार से आप इसके आगे भी कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को हल कीजिए तब तक यहाँ जितने भी सिद्धांत प्रयुक्त हुए हैं और अन्य विवरण जो दिए गए हैं उनको उचित समय पर आने वाले वीडियो में और विस्तार से मैं बताऊंगा। तब तक आप इनको रुचिकर मान के इनका अभ्यास करें। वैदिक पद्धति में इससे भी अधिक सरल विधियां हैं। ये तो उदाहरण मात्र आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दिया है मैंने। ये जो मैंने रखा है वो योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित क्रम में नहीं रखे गए हैं। ये हल
उन्हें हम उपयुक्त स्थान पर यथाक्रम बाद में समझाएंगे। इस सूत्र को और इस विधि को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। उनको क्लियर हम आगे करेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे, इनकी अगले सूत्रों को पढ़ते जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।